नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 2-3 बड़ी घटनाएं घटी हैं और इन घटनाओं पर आज चर्चा करेंगे। पहली ये, आप हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान और चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। चीन में वो 2 दिन रहेंगे और एससीओ की बैठक भी है और जाहिर है बायलैटरल टॉक्स भी होंगी शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में। और जब भी इस तरह की शिखर वार्ता होती हैं तो जो रणनीतिकार हैं या जो मुद्दे डिस्कस होने वाले होते हैं या जिन समझौतों पर सिग्नेचर होने वाले होते हैं उन पर पहले से ही एक बेस तैयार किया जाता है और उन चीजों को तय करने के लिए उन देशों के विदेश मंत्री या जो भी संबंधित जिम्मेदार मंत्रालयों के सर्वोच्च नेता हैं वो आपस में मिलते हैं, चीजों को अंतिम रूप देते हैं। एक तो चूंकि चीन के विदेश मंत्री नई दिल्ली की यात्रा पर हैं और उनकी एस जयशंकर साहब से मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, इस पर चर्चा करेंगे ये मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण है। और इससे ये भी पता लगता है कि दोनों देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन की इस यात्रा को बहुत अहमियत दे रहे हैं, बहुत महत्व दे रहे हैं। दूसरी घटना हुई है, अभी चूंकि अलास्का में अमेरिका के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति दोनों की मुलाकात हुई है, करीब 3 घंटे की बातचीत हुई है और उसके बाद वो रवाना हो गए। क्या बातचीत हुई है उसका कुछ कुछ जो फॉल आउट है वो तो दिखाई दे रहा है, परिणाम दिखाई दे रहा है, क्योंकि यूरोप के कुछ बड़े देशों के नेता और जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति वो व्हाइट हाउस पहुंच रहे हैं और उनकी एक उच्च स्तरीय बैठक डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली है। ट्रंप साहब के भी कुछ बयान आए हैं और राष्ट्रपति पुतिन ने अपने समकक्ष और जिनको वो मित्र भी कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की है। इन 3 घटनाओं पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके सुपरिचित और टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ, इसके अलावा युद्ध मेडल से अलंकृत और जो आपका अमेरिका में कुछ ही हमारे सैन्य ऑफिसरों ने विशेष ट्रेनिंग ली है, वो ट्रेनिंग भी लेने वाले A.K. श्रीवास्तव, मेजर जनरल A.K. श्रीवास्तव। तो उनको जोड़ करके फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। श्रीवास्तव सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार चौधरी साहब। श्रीवास्तव सर, सबसे पहले तो हम चीन के विदेश मंत्री की नई दिल्ली यात्रा पर ही चर्चा करें। कितनी अहम मान रहे हैं और मेरे विचार से काफी समय बाद इस तरह के दोनों देशों के रिश्ते नॉर्मल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी उनके नागरिकों को, हमारे नागरिकों को वीजा बहाल करना, फ्लाइट जो है वो डायरेक्ट फ्लाइट बहाल करना, इसके अलावा सीमा पर दोनों देशों की सीमाओं को पीछे, सेनाओं को पीछे खींचना, अलग अलग क्षेत्रों में फिर से आदान प्रदान बढ़ाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर जाना, क्योंकि इससे पहले डिफेंस मिनिस्टर और विदेश मंत्री तो गए हैं, प्रधानमंत्री 7 साल बाद चीन की यात्रा पर जा रहे हैं। तो ऐसे में विदेश मंत्री का उनके यहाँ आना और बातचीत करना ये कितना अहम है? हाँ बिल्कुल, जो सब बहुत ही महत्वपूर्ण। देखो ये सच्चाई है, जो कजान के अंदर मीटिंग हुई थी साइडलाइन पे भारत के प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग के, उसके बाद रिलेशनशिप में काफी बदलाव आया, इसमें कोई शक नहीं। ये अभी नहीं कि जो सिचुएशन अभी बढ़ती जा रही है जिसके बारे में हम बात करेंगे, इससे पहले आप देखें जो दैपसांग और दैमचौक के अंदर फ्रिक्शन पॉइंट थे, वहां पर डिसएंगेजमेंट इतना नहीं हुआ था। पेट्रोलिंग पॉइंट पे
पेट्रोलिंग नहीं जा पा रही थी दोनों देशों की, वहां पर भी बात बनी और उसके बाद मानसरोवर यात्रा स्टार्ट हुई, डायरेक्ट फ्लाइट की बात हुई, वीजा में रिलैक्सेशन की बात हुई। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं अभी कि जो वांग वी आए हैं, जो कि एक प्रकार से फॉरेन मिनिस्टर हैं चीन के, वो एज अ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव आए हैं बातचीत जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में, वो हमारे जो एनएसए हैं अजीत डोवल उनसे बातचीत करेंगे। मगर इसके साथ साथ वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और सुनने में आया वो प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे। ये सच्चाई है, रिलेशनशिप बढ़ते जा रहे हैं। और जिस प्रकार से जो एससीओ की मीटिंग अब इस बार चीन के अंदर है, वहां पर प्रधानमंत्री जाएंगे और 2020 के बाद जब आपस में एक प्रकार से तनाव बढ़ा था, जब चीन 3 डिवीजन लेके ईस्टर्न लद्दाख आ गया था, तो ये पहली बार है भारत के प्रधानमंत्री चाइना जाएंगे, तो ये बहुत अच्छी पहल है एससीओ मीटिंग में। तो ये सच्चाई है, ये रिलेशनशिप बढ़ते जा रहे हैं। मगर इस रिलेशनशिप को आपको इसके साथ देखना पड़ेगा जो अभी हो रहा है, जिस प्रकार से अमेरिका अंधाधुंध टैरिफ लगा रहा है, बिना सोचे समझे वो टारगेट कर रहा है। किस कंट्रीज को टारगेट कर रहा है? वो कंट्रीज हैं जो ब्रिक्स की है। अगर आप देखें ब्राजील पे उन्होंने 50% लगाया है, रशिया के साथ तो समझौता होने के चांसेस कम है, बातचीत क्या उनकी मुठभेड़ चली हुई है। इंडिया के ऊपर उन्हें 50% है, चीन के ऊपर उन्होंने 30% लगाया, दूसरा वो लगाना चाहते हैं मगर वो लगा नहीं पा रहे हैं अभी, उसके लिए 3 महीने का दिया, क्योंकि उसकी वजह यही है कि वो एक प्रकार क्रिटिकल मिनरल्स उनके पास हैं, मैग्नेट उनके पास है, चिप्स उनके पास है, सेमीकंडक्टर है, तो वो भी उनकी जो पूंछ मरोड़ सकते हैं, इसलिए वो नहीं। मगर वो ये कह रहे हैं इसको हमने 3 महीने के लिए पोस्टपोन किया। इसी प्रकार साउथ अफ्रीका के ऊपर 30% लगा रखा है। तो ये सच्चाई है, स्पेशली भारत को उन्होंने अनफेयरली टारगेट किया है। और वो बार बार भारत कह रहा है कि जिसकी आप बात कर रहे हैं कि आप सेकेंडरी सैंक्शन लगाएंगे, क्यों? क्योंकि भारत ऑयल खरीदता है रूस पे, वो तो सभी खरीदते हैं। चीन तो भारत से ज्यादा खरीद रहा है, $62 बिलियन, भारत तो $52 बिलियन, टर्की भी $28 बिलियन है। और यही नहीं, जो गैस और ऑयल काफी हद तक यूरोप भी खरीद रहा है। और अमेरिका का भी ट्रेड है, वहां पर यूरेनियम फ्लोराइड लेता है, वहां पर एक्सा फ्लोराइड लेता है, टेक्स्ट जो आपका एक प्रकार केमिकल और फर्टाइजर लेता है। तो भारत को एक प्रकार टारगेट करना बड़ी दुख की बात है। एक वो देश जिसके साथ दोनों के रिलेशनशिप बहुत अच्छे बन रहे थे, 2000 के बाद जब से न्यूक्लियर सिविल डील साइन हुई, 4 फाउंडेशन बेसिक एग्रीमेंट साइन हुए, कोमकासा, नीमियो, बेका और जीएसओएमआई, और आपने उनको जीरो कर दिया। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि अगर आप देखें भारत का जो पलड़ा है रूस और चीन की तरफ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब वो आरआईसी की बात होने लगी, रशिया, इंडिया, चाइना। तो ये सच्चाई है, क्वाड कमजोर होगा। और ये एक मुझे लगता है मैवरिक पंथ है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप के बाद वो कहते हैं उनके ऊपर प्रेडिक्टेबिलिटी एक ही है कि वो अनप्रिडिक्टेबल है। और जिस प्रकार से वो भारत को अननेसेसरी टारगेट कर रहे हैं, और उसकी वजह सबको पता है कि कहीं ना कहीं वो नोबेल पीस प्राइज चाहते थे। और नोबेल पीस प्राइज चाहते हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं कि भाई उन्होंने 6 युद्ध रोक दिए वर्ल्ड में। वो कहते हैं रवांडा का उन्होंने रुकवाया आपस में लड़ाई, वहां पर डीआरसी जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो में, फिर वो कहते हैं कंबोडिया, थाईलैंड में भी उन्होंने लड़ाई रुकवाई है। अभी अजरबैजान, आर्मेनिया के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को व्हाइट हाउस में लेके उन्होंने आपस में समझौता करा। इसी प्रकार वो कहते हैं भारत और पाकिस्तान की लड़ाई उन्होंने रुकवाई है, जबकि भारत ये कहता रहा है ये लड़ाई पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमसे रिक्वेस्ट की तो भारत ने रोकी, इसमें तीसरी पार्टी का कोई भी रोल नहीं। अब वो चाहते हैं कि किसी तरीके से रशिया यूक्रेन की लड़ाई में कुछ रुकाएं, तो उनको नोबेल पीस प्राइज मिलने के चांसेस हैं। कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ वो क्रिटिकल मिनरल्स की बात हो रही है, वहां पर वो कह रहे हैं कि हम आपको अपना जो गैस ऑयल है वो एक्सप्लोर करने देंगे, हम आपसे ऑयल करें। तो एक देश जिसके साथ इतने अच्छे रिलेशन थे अमेरिका के भारत से, आज वो रिलेशनशिप में खटास आ गई। और उसकी वजह एक ही है, डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक अच्छा मित्र गुमा दिया है, और नुकसान अमेरिका को होगा, भारत को नुकसान होगा, क्योंकि भारत का $90 बिलियन हम एक्सपोर्ट करते हैं। टेक्सटाइल है, ज्वेलरी है, जैम्स है, और उसके बाद आपका फुटवेयर है, लेदर गुड्स है।
उसमें अगर टेक्सटाइल ये 50% हो गया तो काफी नुकसान होगा भारत को। मगर ये सच्चाई है, आने वाले समय में अमेरिका को भी बड़ा उसका नुकसान होने वाला, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और भारत के रिश्ते उससे खराब हो गए तो आने वाले टाइम में बड़ा नुकसान होगा। मगर दुख की बात यह है कि ये एक आदमी की, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की अपना जो कार्रवाई से ये हो रहा है। अब जो भी सिचुएशन हो रही है, आप देखें कि भारत के चीन के साथ भी रिलेशन और अच्छे होंगे और भारत जो है रूस के साथ भी खड़ा हुआ है। जिस प्रकार से भारत ने ये कहा है कि भाई हम एक प्रकार शांति चाहते हैं, डायलॉग और डिप्लोमेसी से रूस के साथ भी और यूक्रेन के साथ। मगर जो हालात अभी नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है भारत और चीन की जो रिलेशनशिप में काफी आप देखेंगे नरमी आएगी और ये दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। चौधरी साहब। और श्रीवास साहब, राष्ट्रपति पुतिन ने अलास्का से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। माना यही जा रहा है कि वहां जो भी टॉक्स हुई हैं, खासतौर से यूक्रेन के संदर्भ में, और जो भी प्रस्ताव ट्रंप की तरफ से रखे गए या पुतिन साहब की तरफ से रखे गए, उनके बारे में मोदी जी को अवगत कराया है। ये अगेन शो करता है कि मॉस्को और नई दिल्ली के जो रिश्ते हैं वो कितने भरोसे के हैं और एक दूसरे को वो किस तरीके से विश्वास में लेते हैं। बिल्कुल, ये सच्चाई है कि भारत और रूस के रिश्ते बहुत ही घने हैं। 1971 के बाद रिश्तों में एक प्रकार बढ़ावा ही आया। मगर ये भी सच्चाई है, जो पुतिन है उन्होंने भारत के साथ साथ जो ब्रिक्स के सारे मेंबर हैं, वन आफ्टर द अदर उन्होंने कॉल करके उनको बताया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ब्रिक्स आप देखेंगे कि एक पावरफुल होगा और एक एंटी यूरोप और एंटी अमेरिका के तरीके से चलेगा, क्योंकि इसकी मूर्खता यही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और अगर आप देखें इसको अलास्का के साथ मिला के देखें, जो मीटिंग हुई अलास्का में, किसने खोया किसने घुमाया, तो उसके अंदर तो डोनाल्ड ट्रंप को तो कुछ मिला नहीं, मगर पुतिन जो आइसोलेट हो रखे थे आज वो मेन स्टेज में आ गए। आज वो पुतिन के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ उसी प्लेटफॉर्म पे, तो सबसे ज्यादा फायदा तो पुतिन को हुआ क्योंकि उनको एक्सेप्टेबिलिटी मिल गई और इसी को उन्होंने सब कुछ बताया, ये क्या क्या वहां डिस्कशन हुआ। तो मुझे लगता है ये एडवांटेज पुतिन को था अलास्का में और डोनाल्ड ट्रंप को कुछ नहीं मिला। और डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को मुझे लगता है उनको समझ आई है। तो ये सच्चाई है, भारत और रूस के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। उन्होंने जिस प्रकार से भारत को बताया है, मुझे लगता है इससे दिखता है कि इन रिश्तों में और आगे बढ़ेंगे। क्या भारत रूस से ऑयल लेना बंद कर देगा प्रेशर में आने के कारण? मुझे ये भी नहीं लगता, क्योंकि हमने जो अगस्त में वहां से ऑयल लिया था, जो सितंबर में जो हमने जुलाई में लिया था, उससे ज्यादा हमने अगस्त में लिया और मुझे लगता है सितंबर में उससे भी ज्यादा होगा। इसका मतलब भारत प्रेशर में नहीं आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। मगर ये है कि अभी भारत और रूस के रिलेशनशिप आप देखेंगे और बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं जो भारत और चीन के अंदर टकराव था, वो स्थिति अब निकल के दोस्ती की तरफ जाएगी। हम ये नहीं कहते कि भारत चीन के ऊपर भरोसा कर सकता है, मगर ये है एक वर्किंग रिलेशनशिप भारत और चीन के बीच में बन सकते हैं आने वाले टाइम में। चौधरी साहब। और अब चलिए बात कर लेते हैं वॉशिंगटन में जो गतिविधियां इस समय चरम पर हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ट्रंप के बुलावे पर वॉशिंगटन जा रहे हैं और व्हाइट हाउस जा रहे हैं, लेकिन इस बार अकेले नहीं जा रहे हैं श्रीवास साहब। 7 महत्वपूर्ण नेता उनके साथ और भी जा रहे हैं, जिनमें इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो, इसके अलावा जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब और यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन और नेटो के महासचिव मार्क रूट। ये 7 बड़े नेता उनको सुरक्षा कवच दे रहे हैं क्या? क्योंकि पिछली बार तो बड़ी अप्रिय स्थिति पैदा हो गई थी व्हाइट हाउस में। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं चौधरी साहब ऐसा लगता है जेलेंस्की कहीं अकेले ना रह जाएं और कहीं प्रेशर डाल के डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की को वो ना मना लें जो पुतिन ने कहा था।
देखो ये तो सच्चाई है कि अब डोनाल्ड ट्रंप वही भाषा बोल रहे हैं जो पुतिन ने उनको बताया है। तो ये जो दोनों के पक्ष की बातें हैं, एक वार्तालाप से होगी, इतना आसान नहीं। जो पुतिन की डिमांड है कि भाई पहले तो सीज फायर नहीं होगा, एक पीस डील ही होगी। दूसरा वो कहते हैं जो मेन जो कॉज है उसको जब तक आप हैंडल नहीं करेंगे तब तक नहीं, वो कॉज है कि यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा। तीसरा वो ये कह रहे हैं कि जो इलाका हमने जीता है उसको हम नहीं देंगे, स्पेशली क्रीमिया और डोनबस का। डोनस्टक और लुहांस्क, वो उसमें 85% जो लोग हैं वो रशियन स्पीकिंग हैं। वो रिच है मिनरल रिसोर्सेज में, कोल भी है वहां पर, जिंक भी, कॉपर भी, वहां बाखमुट भी जो एक कम्युनिकेशन सेंटर है, तो वो नहीं देंगे। जापोरिजिया और खारासन हो सकता है उस पर बातचीत चले। तीसरा वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर सिक्योरिटी गारंटी दी जा सकती है बिना नेटो के, उनको कोई ये प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये पुतिन की डिमांड है, पुतिन इससे नहीं पीछे हटेंगे। जबकि जो यूक्रेन कह रहा है वो ये कह रहा है कि पहली बात हमें एक ऐसी सिक्योरिटी गारंटी दी जाए जैसे नेटो का आर्टिकल 5 है, वैसी सिक्योरिटी गारंटी दी जाए। और कि भाई वो सिक्योरिटी गारंटी ये है कि जब कभी भी हमला होता है किसी देश पे तो उसको पूरे नेटो पे हमला माना जाएगा, ऐसी कोई सिक्योरिटी गारंटी। दूसरा वो ये कह रहे हैं जेलेंस्की कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता कि कोई भी इलाका जो जमीन जीत ली है या कब्जा की है उसको वो दे सके। तीसरी बात वो ये कह रहे हैं कि एक सीज फायर होना चाहिए, बातचीत का दौर फिर स्टार्ट होना चाहिए। अब ये सच्चाई है कि यूरोप क्यों खड़ा है जेलेंस्की के साथ। यूरोप को लगता है कि जेलेंस्की तो एक प्रकार उनके सामने डोर है, अगर वो डोर खुल गया तो फिर अगला हमला जो पुतिन का है वो यूरोप पे होगा। वो जैसे पोलैंड है, बाल्टिक स्टेट है, तो उनको इस चीज का बहुत डर है। वो दिला रहे हैं मुनीक जो 1938 की बातचीत, 1938 की बातचीत में जो जर्मनी था उसको कुछ हिस्सा चेकोस्लोवाकिया का दिया गया था। वो उनको ये दिया गया था इस करके कि वो आगे जर्मनी हमला नहीं करेगा, उन्होंने ये बोला था हिटलर ने। मगर कुछ एक समय के बाद उन्होंने हमला किया जर्मनी ने, और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जितने भी ये नेता आए हैं, चाहे ब्रिटेन के केर स्टारमर हैं, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन हैं, या जर्मनी के आपके फ्रेडरिक मेरेज हैं, या जॉर्जिया मेलोनी इटली की हैं, या आपके जो फिनलैंड के अलेक्जेंडर स्टब है, इसी प्रकार यूरोपियन यूनियन और नेटो के हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आप आज रूस की इस डिमांड को मान लेंगे तो फिर वो बोल्ड हो जाएंगे और फिर वो आगे हमला करेंगे। इसलिए वो कहते हैं हम कोई भी जो टेरिटोरियल गेन नहीं दें रूस को, ये उनकी तरफ है। और वो एक प्रकार से साथ आए हैं एक मोरल सपोर्ट देने के लिए। अब जो वार्तालाप हो रही है वो पहले हो रही है जो डोनाल्ड ट्रंप की और एक प्रकार से जेलेंस्की की। ये जो है ये 1 घंटा या 2 घंटे के बाद आएंगे, मिलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई बातचीत से कुछ होगा, अगर आप कुछ नहीं देंगे। वो पुतिन की तरफ ज्यादा बोल रहे हैं, उनको वो इसलिए बोल रहे हैं कि उसके अलावा कोई सलूशन नहीं। अगर आप नहीं मानेंगे तो ये लड़ाई चलती रहेगी। अगर ये लड़ाई चलती रहती है, क्या आप जो इलाका 18 से 20% आपका रूस ने ले लिया, इसको वापस ले सकते हैं? वो तो हो नहीं रहा, क्योंकि हर रोज जो है वो रूस जीतता जा रहा है, वो और वेस्ट की तरफ जाता जा रहा है। और ऐसे में अगर आपने देना है तो पूरा नेटो आपके साथ रहना पड़ेगा, अमेरिका साथ है, तो वो तो थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगी। तो इसलिए सच्चाई ये है कि की जो पोजीशन है वो कमजोर है। जेलेंस्की और पुतिन और इनकी सबकी कमजोर है यूरोप की, और आज पुतिन का जो पलड़ा है वो भारी है। इसलिए वो कह रहे बातचीत से कुछ किया जाए, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी ये बोलती है कि भाई ऐसा मुश्किल है, आप
नहीं कर सकते कि पुतिन इन दो चीजों से नहीं मानने वाला। एक तो कि वो नेटो में इसको दाखिल नहीं होने देगा, दूसरा वो जो जो इलाका लिया क्रीमिया का और डोनबस का वो नहीं वापस देगा। तो इसको मद्देनजर रखते मुझे लगता है बातचीत हो रही है। इस बातचीत का नतीजा क्या होगा ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन है। अगर यूरोप यूनियन मान गया, ये जितने लीडर गए कि हाँ भाई बातचीत से कोई करो तो बातचीत है, अगर वो नहीं मानते तो फिर तो मुझे लगता नहीं कि कोई शांति आने के चांसेस हैं। तो फिर ये लड़ाई का दायरा बढ़ेगा और ये लड़ाई और भयानक होगी। चौधरी साहब, और इस बार जेलेंस्की आप देख रहे हैं कि कैजुअल ड्रेस में नहीं है। इस बार एक उन्होंने प्रोटोकॉल का पालन किया है। पिछली बार वो बहुत कैजुअल ड्रेस में ही पहुंच गए थे, जो वो टी शर्ट पहनते हैं, लेकिन ट्रम्प साहब के साथ वो दिखाई दे रहे हैं तो इस बार जरा बन ठन करके गए हैं और प्रोटोकॉल का। तो ये भी कोई संकेत है क्या श्रीवास साहब? हाँ देखो ये संकेत ये है क्योंकि ये जब डिप्लोमेसी में बातचीत होती है तो आपको फॉर्मल ड्रेस पहननी पड़ती है। और ये सच्चाई है, वो एक लीडर हैं एक देश के, मगर उनका अपना पॉइंट ये था कि हमारा देश लड़ाई पे है और मैं मिलिट्री फटीग पहनता हूँ। तो वो उनका अपना नजरिया था। मगर ये सच्चाई है कि जब भी दो लीडरों के बीच में बात होती है, अगर आप हम सब ने देखा है कि लीडर जो है फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं, क्योंकि इससे दिखलाता है कि आप एक बहुत फॉर्मल हैं और आप कुछ नतीजा, आप कैजुअल नहीं हो सकते। जब दो देशों के बीच में बात हो रही है वो बहुत सीरियस अफेयर है, उसके अंदर आपका फॉर्मल होना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है ये बात बताई गई थी और ये एक अच्छी पहल है कि जेलेंस्की ने समझ आई है और वो एक फॉर्मल ड्रेस में है। और कहीं ना कहीं बातचीत में क्या होगा ये तो समय बताएगा। मगर ये सच्चाई है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि यूरोपियन यूनियन के लीडर और जेलेंस्की ग्राउंड सिचुएशन को समझे, वक्त का तकाजा को समझे। क्योंकि अगर आप मूर्खता करेंगे और आप एडमेंट है कि हम नहीं मानेंगे तो फिर ये लड़ाई रुकने के चांसेस बहुत कम है। और हो सकता है इस लड़ाई का दायरा भी बढ़े और इसकी लड़ाई की इंटेंसिटी भी बढ़े। चौधरी साहब, श्रीवास साहब बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार चौधरी साहब, जय हिंद।